नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुणों के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार क्या होता है और ठोसों में कौन कौन से प्रकार का प्रसार होता है। तो पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं या उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ने लगती है, जिसके कारण पदार्थ के आकार में वृद्धि होती है। जो पदार्थ के आकार में ये जो वृद्धि होती है उसे ही हम ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, इसके ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, क्योंकि जो अणु होते हैं वो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, जिससे पदार्थ के आकार में वृद्धि होती है। और पदार्थ के आकार में इस वृद्धि को ही ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझें तो जो टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन या विद्युत तार जो होते हैं उनको खंभों के बीच खींचकर दृढ़ता से नहीं कसा जाता, क्योंकि सर्दियों में तारों के आयतन में क्या होगी, कमी होगी, जिससे तार टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि रेलवे की जो लोहे की पटरियां होती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोहे की पटरियों में प्रसार होता है, जिससे वो रिक्त स्थान भर जाता है और रेलवे की जो पटरियां हैं वो मुड़ने से बच जाती है, अर्थात दुर्घटना होने से बच जाते हैं, जिनका हम उदाहरण समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में टेलीफोन या विद्युत तारों को खंभों के बीच खींचकर तो उदाहरण के रूप में टेलीफोन या विद्युत तारों को खंभों के बीच दृढ़ता से नहीं कसा जाता, क्योंकि सर्दियों में तारों के आयतन में कमी होगी, जिससे तार के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये ऊष्मीय प्रसार में रेलवे की जो लोहे की पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, वो भी ऊष्मीय प्रसार के कारण ही छोड़ा जाता है। चूँकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार होता है जिसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है, जबकि गैसों में ऊष्मीय प्रसार ठोसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, इसमें कम, जबकि गैसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है। क्योंकि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होने का रीजन होता है इनके मध्य अंतराण्विक जो आकर्षण बल पाया जाता है, कणों के मध्य, अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, और गैसों में जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण गैसों का ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है, जबकि ठोसों का ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है। और द्रवों के मध्य जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो ठोसों से अधिक व गैसों से कम होता है। तो अब हम बात करेंगे ठोसों में
ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। जब हम किसी ठोस को या किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं या उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी तीनों विमाओं यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तीनों में ही वृद्धि होती है। तो इसे हम ठोसों का या ठोस वस्तु का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ठोसों में जो ऊष्मीय प्रसार है वो तीनों विमाओं के आधार पर होता है। लंबाई में वृद्धि होती है जब हम ताप में वृद्धि करते हैं, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है और आयतन में भी वृद्धि होती है। तो इस आधार पर ठोसों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। यानी कि लंबाई में वृद्धि होने से जो ऊष्मीय प्रसार होता है उसको हम रेखीय प्रसार बोलते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उस प्रसार को हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और आयतन में वृद्धि होती है तो उसको आयतन प्रसार कहते हैं। तो ठोसों में जो ऊष्मीय प्रसार पाया जाता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। एक रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। तो जब किसी ठोस वस्तु की ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी विमाओं यानी कि तीनों विमाओं, उसकी विमाओं, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन, क्षेत्रफल व आयतन यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में ही वृद्धि होती है। तो जिससे लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में वृद्धि होती है। उसे ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। तो इस आधार पर लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में वृद्धि और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि होने से आयतन में वृद्धि। तो इस आधार पर ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होगा। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है। रेखीय प्रसार, सेकंड क्षेत्रीय प्रसार, अभी हम बात कर रहे थे, और तीसरा आयतन प्रसार। अब हम बात करेंगे कि ठोसों में रेखीय प्रसार किस प्रकार से होता है। ठोसों में रेखीय प्रसार जब किसी ठोस को हम छड़ के रूप में लेते हैं और उसके ताप में वृद्धि करते हैं या उसको गर्म करते हैं तो छड़ की जो लंबाई में वृद्धि होती है इसे हम ठोसों का रेखीय प्रसार कहते हैं। तो जब किसी ठोस को छड़ के रूप में लिया जाता है और इसके ताप में
वृद्धि करते हैं तो छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। इसे ठोसों का रेखीय प्रसार कहते हैं। यानी कि जब किसी ठोस को हम छड़ के रूप में लें और उसके ताप में वृद्धि करें या उसको गर्म करते हैं तो उस छड़ की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे हम ठोसों का क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कोई छड़ है जिसकी लंबाई L0 है और इसके हमने ताप में वृद्धि की तो इसकी लंबाई बढ़कर प्रसार से मान लेते हैं कितनी हो गई, L हो जाती है। तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई, तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा L। तो माना किसी ठोस छड़ की जो लंबाई है, माना किसी ठोस छड़ की प्रारंभिक लंबाई L0 है। इसके ताप में डेल्टा T, इसके ताप में हमने कितनी वृद्धि की, डेल्टा T वृद्धि करते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं डेल्टा L हो जाती है। वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल्टा L वृद्धि हो जाती है। तो छड़ की लंबाई में जो डेल्टा L वृद्धि हुई, ये छड़ की प्रारंभिक लंबाई और जिसके जितने ताप में वृद्धि की उस ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। तो छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L छड़ की प्रारंभिक लंबाई L0 व ताप में वृद्धि डेल्टा T के समानुपाती होती है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा L समानुपाती L0, डेल्टा L समानुपाती डेल्टा T। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो डेल्टा L समानुपाती L0 डेल्टा T। तो डेल्टा L समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा L0 डेल्टा T। जहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के देंगे। अब ये अल्फा एक नियतांक है जहाँ अल्फा एक समानुपाती नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मान वस्तु की यानी कि वस्तु या ठोस के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि ठोस छड़ किस पदार्थ की बनी हुई है उस पर निर्भर करता है। और इसका जो मात्रक होता है,
मात्रक ये होता है केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। समीकरण 1 से हम रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे L0 डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब यदि L0 प्रारंभिक लंबाई एकांक हो और डेल्टा टी ताप में भी इकाई वृद्धि करते हैं तो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होगा अल्फा बराबर 1 तो ये हो गया डेल्टा एल। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो गया, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने पर उसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वही हमारे रेखीय प्रसार गुणांक के क्या होती है, बराबर होती है। तो इकाई लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वह रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स होता है। अब यदि हम बात करें कि रेखीय प्रसार के पश्चात छड़ की लंबाई L हो, यदि रेखीय प्रसार के पश्चात छड़ की लंबाई L हो जाती है तो लंबाई में वृद्धि L माइनस L0 यानी कि ये रेखीय प्रसार के पश्चात है। L0 प्रारंभिक लंबाई तो डेल्टा L बराबर हो गया L माइनस L0। और अभी हम समीकरण 1 से पढ़ के आए हैं कि डेल्टा L बराबर होता है L0 डेल्टा T। तो दोनों लंबाई में वृद्धि के बराबर है तो इसलिए L माइनस L0 बराबर हो गया L अल्फा, ये अल्फा होगा यहाँ अल्फा L0 डेल्टा T। तो L बराबर L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। तो L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये किसी ठोस के लिए रेखीय प्रसार के लिए समीकरण होगा। L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L रेखीय प्रसार के पश्चात लंबाई है ठोस छड़ की, L0 प्रारंभिक लंबाई है, 1 प्लस अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक और डेल्टा T ताप में वृद्धि होती। धन्यवाद। इससे आगे ठोसों के क्षेत्रीय प्रसार को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक जिन भी साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को इन वीडियोज को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।